तीन गोरी दो काली बहू की ससुराल में पहली सर्दी। शाम के 4 बजे सुशीला सेब काट के खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। ओहो, इस समय कौन आ गया? निशा, मिहिका, नताशा बहू, देखो तो जरा दरवाजे पर कौन आया। सुनाई दे रहा है तुम तीनों को या नहीं? काम चोर है, इन्हें कहाँ सुनाई देगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। माँ जी, हम तीनों काम कर रही हैं, जब तक आप देख लो, हम आते हैं। ये सुनकर सुशीला घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके दोनों छोटे बेटे अंकुर और मोहित दो काली लड़कियों से शादी करके आते हैं। अंकुर, तुम दोनों तो ऑफिस गए थे, तो ये सब क्या है? गले में वरमाला और ये दोनों लड़कियां लहंगे में क्यों हैं? माँ, आपको देखने से पता तो चल गया होगा कि ये दोनों आपकी बहू हैं, तो आप गृह प्रवेश भी कर दीजिए। हाँ, पर उससे पहले हमें आप माफ़ कर दीजिएगा कि हमने बिना बताए शादी कर ली, क्योंकि हम दोनों आपको पहले ही बताते तो आप शादी नहीं करने देती। दरअसल हम दोनों अपनी प्रेमिका से कुछ महीनों से बहुत प्यार करते हैं और बहुत कोशिश की दूर होने की, पर नहीं हुए। दूसरी बात, इन दोनों में बहू होने की सारी गुणवत्ता है, इसलिए हमने ये एक कदम उठा लिया। तभी जेठानियां देखकर हैरान हो जाती हैं। हे भगवान, देवर जी, ये आप दोनों किस गटर छाप लड़कियों को उठाकर यहाँ ले आए? अरे जरा इनकी काली सूरत और अपनी गोरी सूरत देख लीजिए, हमारे खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है। बिल्कुल सही कहा निशा बहू। अरे दोनों को अपने पसंद की लव मैरिज करनी थी तो गोरी लड़की तो ले आते, और उनकी शक्ल देखकर लगता है कि ये अमीर भी नहीं है, गरीबों को ले आया, कोई दहेज कोई सामान नहीं। माँ, दहेज का क्या करेंगे? हाँ, ये गरीब भी है, लेकिन आपके दोनों बेटों में इतना दम है कि दहेज से ज्यादा सामान ले सकें। हाँ, पर इनका क्या, अब तो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो जाएगी इन काली बहू की वजह से। पर क्या करूं, शादी हो गई, दिल पर पत्थर रखकर अपनाना ही होगा। जेठानी जी, अगर गलती से लाइट चली गई तो ये दोनों बहू तो दिखेंगी ही नहीं अंधेरे में। बिल्कुल सही कहा नताशा तूने। भाभी, आप इस तरह से हमारे सामने हमारी पत्नियों को बुरा भला नहीं कह सकती। अब तुम दोनों शक्ल क्या देख रही हो? आरती की थाली लेकर आओ। फिर सास की बात सुन निशा आरती की थाली लाती है और काली बहुओं का स्वागत करती है। दिन गुजरते हैं, सर्वगुण संपन्न बहू की तरह दोनों काली बहू घर के सारे काम संभाल लेती हैं और गोरी बहुएं अपनी देवरानियों पर हुक्म चलाती हैं। घर का सारा काम वही देखती हैं और धीरे धीरे सर्दियां भी आ जाती हैं, जहाँ ठंडे पानी से पोछा लगाते हुए मनीषा के हाथ अकड़ जाते हैं। बाप रे बाप, मेरे हाथ तो ठंड से अकड़ गए हैं, पोछा भी नहीं लगाया जा रहा है। हेरी ओ काली देवरानी, ये पोछे की बाल्टी बीच में रखकर क्या कर रही हो? और कोई काम धंधा नहीं है क्या? इतने सारे कपड़े धोने के लिए रखे हुए हैं। कुछ नहीं जेठानी जी, वो हाथ भी ठंडे हो गए थे तो काम नहीं हो पा रहा था, बस मैं अभी साफ करती हूँ। हाँ हाँ, बस तुम्हें ही तो ठंड लगती है, मुझे तो लगती नहीं है, जल्दी काम करो। ये कहकर मिहिका चली जाती है और हीटर चलाकर कमरे में बैठ जाती है। फिर तीनों गोरी बहुएं अपनी सास के पास जाती हैं। माँ जी, आप तो जानती हैं नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन इस बार काफी ठंड बढ़ गई है, हमें बाहर भी जाना होता है, तो हम तीनों को कार्डिगन के स्वेटर्स दिला दीजिए और शॉल भी। हाँ माँ जी, मेहता साहब की लड़की की शादी भी तो आ रही है। अच्छा अच्छा, ये लो तुम तीनों अपने लिए बढ़िया सा स्वेटर ले आओ, पूरे 9,000 हैं। हाँ माँ जी। माँ जी, हमें भी ठंड लग रही है, हमें भी आप पैसे दे देती तो हम शॉल खरीद लेते, घर में बहुत ठंड लगती है। अच्छा, अब तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लाऊं? और तुम दोनों काली बहू को जरूरत भी कहाँ है? कहाँ जाओगी महंगी शॉल पहनकर? और जो ठंड लग रही है उसे चूल्हे या गैस पर खाना पकाकर कम कर लो, समझी? पर माँ जी क्या? जब माँ जी ने तुम्हें एक बात कह दी तो समझ नहीं आ रहा? मेरा एक पुराना फटा हुआ स्वेटर होगा, वो ले लेना। चलो तुम दोनों, अब शॉपिंग के लिए हमें लेट हो रहा है। फिर तीनों बहू शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं और काली बहू रसोई में खाना बनाने लगती है। दीदी, माँ जी हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? माँ जी तीनों जेठानी को इतना प्यार करती हैं, घर का कोई काम भी वो नहीं करती हैं, और हम ठंड से भी नहीं बच सकते। क्या हमारी पहली सर्दी ससुराल में ऐसे बीतेगी, ठिठुर ठिठुर के? तुझसे अब मैं क्या बोलूं, हो सकता है माँ जी बचत कर रही हो। खैर, हम भी तो अपने गरीब घर में ऐसे ही रहते थे ना, पता नहीं माँ बाबूजी कैसे रह रहे होंगे, उनसे तो सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, और कोई शॉल कंबल भी नहीं है, काश हम वो ले जा पाते।
थोड़े दिन में चलते हैं माँ जी से पूछकर। आज तो तीनों जेठानी बाहर गई हैं। हाँ, मुझे भी ठंड लग रही है, गैस पर थोड़े हाथ सेक लेते हैं। ये कहकर बेचारी बहुएं गैस से हाथ सेक लेती हैं। वक्त गुजरता है, ठंड और बढ़ जाती है। सास अब रजाई में ही बैठा करती थी और गोरी बहुएं काजू बादाम खाकर ठंड कम किया करती थी। एक दिन सुशीला के घुटने का दर्द ठंडी से बढ़ जाता है और वो दर्द से करहा रही होती हैं। अरे राम, मर गई, दर्द हो रहा है। सोचा था कि मुझे हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, रजाई में ही बैठी रहती हूँ, ठंड नहीं लगेगी, लेकिन अब 2-4 दिन से शरीर पूरा कांपने लगा है, क्या करूं? अरे निशा बहू, काव्या, मिहिका, अरे जल्दी आओ भाई, मुझे ठंड लग रही है। सुशीला ठंड में चिल्लाती रहती है। उसकी तीनों बहू बिल्कुल नहीं सुनती और दोनों काली बहू सुशीला को देखकर कहती है, हे भगवान माँ, आप तो बहुत कांप रही हैं, इतनी ठंड लग रही है, अपने कमरे में आपने हीटर क्यों नहीं लगवाया? और माँ जी को थोड़ा बुखार भी हो गया है, मैं हाथ पैरों की मालिश कर देती हूँ, माँ जी को आराम मिलेगा। माँ जी आप लेट जाइए। फिर दोनों बहू सुशीला के हाथ पैरों की गर्म तेल से मालिश करती हैं और उसे अलग से कंबल उड़ा देती हैं, जिसके बाद वो ठीक होती है और अपने हाथ से उन्हें सूप पिला देती है। अरे तुम दोनों मेरी कितनी सेवा करोगी, मैंने तो उन तीनों मूर्ख बड़ी बहुओं को बुलाया था, उनका इतना साइड लेती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम दोनों को नहीं भी बुलाया था और तुम दोनों आकर मेरी सेवा करने लग गई। अब मेरे अकल आ गई है कि असली प्यार की हकदार तुम दोनों बहू थी। मैंने हीरे को पहचानने में गलती कर दी, माफ करना बहू, मैंने तुम्हारे रंग रूप को लेकर बहुत कुछ कहा। कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और हमें अपना लिया तो माफी किस बात की। हाँ माँ जी, आपकी तबीयत ठीक है। एक बार माँ जी, दीदी और मैं बाबूजी के पास जाना चाहते थे, वो भी ठंड में रह नहीं पाते हैं। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मेरी अलमारी से 2 शॉल ओढ़ लो, बाहर बहुत ठंड है ना, और ये कुछ पैसे हैं, इसका कुछ ले जाना। शुक्रिया माँ जी। फिर दोनों सास की अलमारी से स्टॉल लेकर अपने माता पिता के पास पहुंच जाती हैं, जहां ठंड से वो भी कांप रहे थे। उनकी दशा बहुत बुरी थी। माँ, बाऊजी, आप कैसे हैं? माफ करना, इतनी देर से आप दोनों को देखने नहीं आ पाए हम। और क्या पलंग पर कोई गद्दा नहीं है? ऐसे तो आपको ठंड लग रही होगी। कोई बात नहीं बेटा, हमें तो इसकी आदत हो गई है। पहले तुम दोनों थे तो कपड़े सिल दिया करती थी, गरम गरम चाय बना कर देती थी, ख्याल रखती थी। अब तो ऐसे ही रहना होगा। हाँ, पर तुम दोनों यहाँ कैसे? ससुराल में सब कुशल मंगल है ना? हाँ माँ, सब अच्छा है, और माँ जी तो हमें बहुत प्यार करती हैं। ये लीजिए, आप दोनों के लिए शॉल है, इसे ओढ़ लीजिए, ठंड लग रही होगी, मैं चाय बना देती हूँ। हमें पता था आप ऐसे ही रह रहे होंगे, अपनी फिक्र भी नहीं होगी, इसलिए मैं पहले ही गद्दे और कंबल लेकर आई हूँ। अब आपको अच्छी नींद आएगी, ठंड भी नहीं लगेगी। देखिए हमारी बच्ची को हमारी कितनी फिक्र है, भगवान तुम जैसी बेटी सबको दे। ये सब सुशीला छुपकर खिड़की से देखती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों काली बहू के साथ कितना अत्याचार किया था, पर ये तो सच में ही बहुत प्यारी और चंचल निकली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उन तीनों को सबक सिखाऊंगी। सुशीला घर वापस जाकर अपनी तीनों बहू को खरी खोटी सुनाकर सीधा करती है और घर के सारे काम करवाती है। ये अचानक माँ जी को क्या हो गया है? वो ही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब से तुम तीनों काम करोगी, छोटी बहू रेस्ट पर है, और तुम दोनों छोटी बहुओं पैसे लो और अपने लिए नए नए सर्दी के शॉल स्वेटर खरीद लो। इस तरह सुशीला अपनी दोनों काली बहू को अपना लेती है, उन्हें प्यार करती है और तीनों बहू को लाइन पर लाती है, जिसके कुछ समय बाद पांचों बहू हंसी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। वसुंधरा अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी। वसुंधरा की बड़ी बहू मोना तो उसी की पसंद थी, लेकिन छोटी बहू पायल को उसका बेटा लव मैरिज करके घर लेकर आया था। पायल, पायल बेटा, देख तेरा पति काम पर भूखा ही जा रहा है, जा जल्दी से इसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ। लाई माँ जी। पायल अपने पति के लिए नाश्ता ले आई। नाश्ता करके अरिजीत ऑफिस पर चला गया। माँ, क्या मैं आपके लिए भी नाश्ता लेकर आ जाऊं? नहीं, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, या फिर मुझे भूख ही नहीं लगती। अरे काली, तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा? सुबह 8 बजे मुझे मेरा नाश्ता मेरे बिस्तर पर चाहिए। अब जा लेकर आ, और अगर कल से देर हुई तो मैं तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी को पलट दूंगी। अब दफा हो यहाँ से।
वसुंधरा ने अरिजीत के जाते ही पायल को बहुत सुनाया। दरअसल पायल एक काली और गरीब घर की लड़की थी, जिसकी वजह से वसुंधरा उसे एक आंख भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन अपने बेटे की खातिर उसे पायल को ना चाहते हुए अपनाना पड़ा। लेकिन वसुंधरा ने पायल को सिर्फ अपने बेटे के सामने दिखावे के लिए ही अपनाया था। अरिजीत के जाते ही वो पायल से बिल्कुल गैरों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देती थी। अभी पायल बस नाश्ता बना ही रही थी कि तभी आंखें रगड़ती हुई वसुंधरा की मनपसंद बहू मोना उठकर आई। आ गई मेरी बच्ची, कुछ देर और सो जाती। नहीं सासू माँ, अब नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अब तू आज जल्दी उठी गई है तो चल, दोनों सास बहू साथ साथ नाश्ता करेंगे। अरे ओ काली, मोना के लिए भी नाश्ता बना कर ला। हाँ, और मेरी चाय में चीनी बिल्कुल ना की बराबर रखना। दोनों सास और जेठानी बैठे बैठे पायल को ऑर्डर दे रही थी, लेकिन बेचारी पायल इस सब पर भी कुछ नहीं बोली और उन दोनों के लिए नाश्ता बनाकर ले आई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। वसुंधरा अपनी बड़ी बहू से कोई काम नहीं करवाती थी और उसे बिल्कुल राजकुमारियों की तरह रखती थी, क्योंकि मोना उसकी पसंद की बहू थी, जो अमीर और सुंदर भी थी। इसी तरह मोना भी अपनी देवरानी को सताने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। और ऐसे ही चलते चलते अब सर्दियां आ चुकी थी। आहा, कितनी सर्दी है। ऐसे में तो मेरा मन कड़क चाय और साथ में मूंगफली खाने को कर रहा है। अभी मंगवाती हूँ। अकल्लो, ओ काली माई। जी जेठानी जी। एक बार में सुनाई नहीं देता है। मेरा मन ना मूंगफली का हो रहा है। जा बाहर से मूंगफली लेकर आ, और हाँ, साथ में चाय भी बना देना। लेकिन जेठानी जी, मैं अभी बर्तन धो रही थी। जा लेकर आ, वरना काली कामों से बचने के बस बहाने चाहिए तुझे। जो मेरी बहू बोल रही है वो कर, समझी। बेचारी पायल को सभी की बातें सुनकर ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। उसने पहले मूंगफलियां खरीदी और फिर अपनी सास और जेठानी के लिए चाय बनाई। बहुत अच्छे, अब एक काम कर, हीटर ऑन कर दे और वो देख, कोने में मेरी साड़ी पड़ी हुई है, उसे भी धो देना। मोना सारे काम बस कंबल में बैठकर पायल से करवा रही थी। एक तरफ गोरी बहू की सर्दियां आराम से हीटर और बिस्तर में कट रही थी, वहीं काली बहू पायल को सारे काम बस कुछ कपड़ों में रहकर करने पड़ते थे। शाम हो गई है, मुझे तो सुबह से नहाने का समय भी नहीं मिला। एक काम करती हूँ, अब जल्दी से नहा कर आ जाती हूँ। पायल कड़कड़ाती सर्दी की रात में नहाने चली गई। बाहर से उसे वसुंधरा देख रही थी। ये काली माई इस समय नहाने गई है, अब आएगा मजा। वसुंधरा ने पायल के जाते ही गीजर का बटन ऑफ कर दिया। अब तो उसकी काली कुल्फी जम जाएगी। अचानक ही गर्म से बर्फ की तरह ठंडा पानी आना शुरू हो गया। ये पानी तो बहुत ठंडा है। ना चाहते हुए भी पायल को उसी ठंडे पानी से नहाना पड़ा, लेकिन उसने इस सब पर भी कुछ नहीं कहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जेठानी और सास के अत्याचार पायल के ऊपर सिर्फ बढ़ते ही थे। एक दिन सर्दियों में ही बहुत तेज बारिश आई। अरे वाह, कितनी तेज बारिश है। ए काली, चल जा, इस बारिश का कोई फायदा उठा। मतलब? अरे बेअक्ल, इतनी तेज बारिश को ऐसे जाया मत जाने दे। ये ड्राइंग रूम में बिछा हुआ कालीन छत पर ले जाओ और बारिश के पानी से इसे धो डाल। लेकिन माँ, इससे तो मैं पूरी भीग जाऊंगी। सिर्फ भीगेगी ही तो, मरेगी तो नहीं। और वैसे भी तेरे जैसे काले आसानी से कहाँ मरते हैं। वाह सासू मॉम, क्या डायलॉग था, मजा आ गया। हाँ, अब ये सब बातें छोड़ो। अरे काली, जा भी। वसुंधरा ने कह कर आखिरकार पायल को ऊपर भेज ही दिया। बारिश का पानी बर्फ से भी ठंडा था, ऊपर से ठंडी हवा और कड़कड़ाती ठंडी। लेकिन इस सबको नजरअंदाज करते हुए पायल को छत पर जाकर कालीन धोना पड़ा। वो उसे धोते हुए पूरी कांप रही थी और ये सारा नजारा उसकी सास और जेठानी मूंगफलियां खाते हुए एंजॉय कर रही थी। इसकी गोद साफ कर। हाँ, किसी तरह पायल ने उस कालीन को धो दिया, लेकिन नीचे आने के बाद वो बेहोश हो गई। किसी को पता ना चले, इसीलिए वसुंधरा ने जल्दी से मोना के साथ मिलकर उसके कपड़े बदले और डॉक्टर को बुलाया। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गया। अरिजीत और वसुंधरा का बड़ा बेटा भी घर में ही थे। इन्हें बहुत खतरनाक सर्दी हो गई है, इन्हें बिस्तर से उठने मत दीजिएगा और इन्हें सिर्फ गरमाई में ही रखिएगा। और मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, ये इन्हें टाइम से दे देना। शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर चला गया। पायल के होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। उसकी हालत देखकर अरिजीत ने उससे पूछा, पायल, ये अचानक तुम्हारी इतनी तबीयत कैसे खराब हुई? मुझे बताओ, घबराओ मत। क्या माँ या फिर भाभी? पायल ने उन दोनों का मुंह देखा
उन दोनों के मुंह पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें देखकर पायल बोली, नहीं माँ जी या जेठानी जी की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरी ही लापरवाही की वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ और कोई वजह नहीं है। पायल ने उन दोनों के इतने ऐबों और अत्याचारों पर पर्दा डाल दिया। उसकी सच्चाई ने वसुंधरा और मोना का दिल पिघला दिया और उन दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू तू झूठ क्यों बोल रही है? क्या मतलब झूठ? बेटा हमें माफ कर देना। पायल की ये हालत हम पापियों की वजह से हुई है। मैं ही इसके रंग और गरीबी की वजह से चिढ़ती थी, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर बहुत अत्याचार किए, लेकिन इसने कभी भी पलट कर मुझसे कोई गलत बात ना बोली और ना ही की। हमने इसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन ये हमेशा तेरे आगे हमारे ऐबों पर पर्दा डालती रही और इसकी इसी बात ने आज हमें हमारा आईना दिखा दिया कि हम कितने गिरे हुए हैं। बहू हो सके तो तू भी मुझे माफ कर देना। मुझे भी माफ कर दो देवरानी पायल। माँ के साथ साथ मैं भी ना जाने क्या कर रही थी, लेकिन आज मुझे अपनी सारी हरकतों का एहसास हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आप सभी ऐसे माफी मत मांगिए, कम से कम मेरी कोई बात आपको पसंद तो आई। मैं बस इसी में खुश हूँ। आप मुझे भी अपने परिवार का ही हिस्सा बना लो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पायल के ऐसे बोलते ही रोते हुए वसुंधरा ने उसे गले लगा लिया। अब सारे दिलों के मैल धुल चुके थे। पायल के सब्र और अच्छाई के आगे वसुंधरा और मोना का सारा घमंड टूट चुका था। इसीलिए तो कहा जाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत ही होती है।